चैप्टर नंबर 2 का हमारा चल रहा है मात्रक तथा मापन। इससे पहले हमने इस चैप्टर का एक वीडियो और बनाया था जिसमें हमने पढ़ा था मात्रक पद्धतियों के बारे में। तो मात्रक पद्धतियां हैं वो 3 प्रकार की हमने पढ़ी थी। जो पहली मात्रक पद्धति हमने पढ़ी थी वो थी सीजीएस, और जो दूसरी मात्रक पद्धति हमने पढ़ी थी वो थी एफपीएस, और जो तीसरी मात्रक पद्धति थी वो थी एमकेएस। इन पद्धतियों के बारे में हमने इससे पहले पढ़ लिया था, क्योंकि जो यांत्रिकी है उस यांत्रिकी में जो मूल राशियां होती हैं वो 3 होती हैं। एक तो होती है लंबाई, और एक होती है द्रव्यमान, और एक होता है समय। तो यांत्रिकी में 3 प्रकार की मूल राशियां हैं, और तीनों प्रकार की मूल राशियों के लिए मात्रक हैं जो अलग अलग पद्धतियों द्वारा दिए गए थे। जैसे कि हम सीजीएस पद्धति की बात करें तो सीजीएस पद्धति में ये सी का मतलब होता है सेंटीग्रेड, और जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेंटीग्रेड। तो जो सीजीएस पद्धति में हम लंबाई का मात्रक लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? सेंटीग्रेड। अगर सीजीएस पद्धति में अगर हम द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक हम लिखेंगे ग्राम में, और समय का मात्रक हम लिखेंगे सेकंड में। उसी प्रकार से दूसरी पद्धति आई थी जिसका नाम था एफपीएस, यानी कि फुट, पाउंड और सेकंड। यानी कि इसमें लंबाई को मापते हैं फुट में, और द्रव्यमान को मापते हैं पाउंड में, और समय को मापते हैं सेकंड में। तीसरी पद्धति आई थी एमकेएस, लंबाई को मापेंगे मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। तो ये 3 मात्रक पद्धतियां हमने पढ़ी थी। और एक जो चौथी पद्धति थी वो थी एसआई पद्धति, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, ये जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति है इसमें मैंने आपको बताया था कि 7 मूल मात्रक दिए गए थे। 7 मूल मात्रक होते हैं, और 2 होते हैं पूरक मात्रक। यह भी हमने इससे पहले कर लिया था कि जो मूल मात्रक होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, और 2 होते हैं पूरक मात्रक। और जो 7 मूल मात्रक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। ये 7 होते हैं मूल मात्रक। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये 7 मूल मात्रकों के बारे में हमने पढ़ा था, और इसके मात्रक भी हमने आगे लिख लिए थे। जैसे कि लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम। समय है, इसका मात्रक होता है सेकंड। विद्युत धारा है, इसका मात्रक होता है एम्पियर। तापमान है, तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ये तो 7 मूल मात्रक होते हैं, जबकि 2 होते हैं पूरक मात्रक। पूरक मात्रक होता है, एक तो होता है समतल कोण, समतल कोण, और दूसरा होता है घन कोण, या फिर हम इसको बोलते हैं ठोस कोण। ठोस कोण। जो समतल कोण है इसका मात्रक होता है रेडियन, और ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये सारी चीजें हमने इससे पहले कर ली थी कि मूल मात्रक है वो 7 होते हैं: लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। और 2 होते हैं पूरक मात्रक, एक तो समतल कोण और दूसरा होता है घन कोण। अब हम जो करेंगे, इन जो 7 मूल मात्रक हैं जो एसआई पद्धति द्वारा दिए गए थे, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक हैं, इन सभी अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की अब हम परिभाषाएं लिखेंगे यहाँ पर। यानी कि जो मीटर की जो रियल में जो परिभाषा होती है वो क्या होती है?
किलोग्राम की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में क्या परिभाषा होती है, सेकंड की क्या होती है, एम्पेयर की क्या होती है, केल्विन की क्या होती है, मोल की क्या होती है, और रेडियन की और स्टेरेडियन की। अब हम जो सारे की जो अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है उनकी परिभाषाओं को हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहली परिभाषा हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मीटर है, वो क्या होता है। तो देखना अब हम इसकी परिभाषाएं। तो इसमें पहली परिभाषा है मीटर की, जो किसका मात्रक होता है, लंबाई का। क्योंकि अभी अभी हमने पढ़ा है कि 7 मूल मात्रक होते हैं और मूल मात्रकों की हम अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा यहाँ पर दे रहे हैं। तो इसमें पहली परिभाषा आती है मीटर, और जो किसका मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक होता है। तो जो 1 मीटर की परिभाषा कितनी आएगी कि 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1/299,792,458 सेकंड में तय करता है। अगर प्रकाश निर्वात में अगर इतनी दूरी तय करे 1 सेकंड में, तो अगर हम उसकी दूरी को मापेंगे तो वो दूरी 1 मीटर के बराबर में आएगी। उसको हम बोलेंगे 1 मीटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ कि 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1/299,792,458 सेकंड में तय करता है। अगर हम इस दूरी को मापें तो वो दूरी अपनी क्या आएगी, 1 मीटर के बराबर में आएगी। इसको बोलते हैं 1 मीटर की परिभाषा। दूसरी परिभाषा है किलोग्राम की। तो जो किसका मात्रक होता है, द्रव्यमान का। जो मूल राशि मात्रक है, मूल राशि मात्रकों में जो दूसरा मात्रक हम पढ़ रहे हैं वो है किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम कार्बन 12 के 5 × 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर कार्बन परमाणु है जिसका समस्थानिक है 12, यानी कि कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, इसमें हमने कार्बन 12 लिया है, तो कार्बन 12 के 5 × 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर होता है। अगर इतने परमाणु हैं कार्बन 12 के, तो वो किसके बराबर में होगा, 1 kg के बराबर में होगा, 1 किग्रा के बराबर में होगा। तो इसको बोलेंगे हम 1 kg। दोबारा से देखना कि 1 किग्रा मात्रा कार्बन 12 के 5 × 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर है। अगर इन परमाणु का द्रव्यमान होगा 5 × 10⁻25, तो वो किसके बराबर में होगा, अपना 1 किलोग्राम के बराबर में होगा। या फिर हम इसको ये बता सकते हैं कि यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम के बराबर में होता है। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल का जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम, यानी कि अगर हम जल को गर्म करेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, तो 1 लीटर जल का जो 1 लीटर जल को अगर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर गर्म करेंगे तो जो द्रव्यमान आएगा वो किसके बराबर में होगा, अपना 1 किलोग्राम के बराबर में होगा। तो ये 3 परिभाषाएं हैं। और आपको ये भी पता है कि यांत्रिकी है उसमें भी 3 मूल राशियां होती थी, एक तो मीटर, 1 किलोग्राम और 1 सेकंड। जबकि जो अपना SI पद्धति है उसमें होती है 7 मूल राशियां या 7 मूल मात्रक। तो तीनों की हमने यहाँ पर अभी परिभाषा दे दी है। पहली परिभाषा थी मीटर की, तो अच्छे से इसको याद कर लेनी है कि 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में 1/299,792,458 सेकंड में तय करता है। अगर इतनी दूरी प्रकाश 1 सेकंड में तय करता है, अगर हम उस दूरी को मापेंगे तो वो दूरी 1 मीटर के बराबर में आएगी। ठीक है, दूसरी परिभाषा इसमें किलोग्राम की। तो 1 किलोग्राम मात्रा कार्बन 12 के 5 × 10⁻25 परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर है, या फिर यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल का द्रव्यमान है। 1 लीटर जल का द्रव्यमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर किसके बराबर में होगा, कि 1 किलोग्राम के बराबर में होगा। अगली परिभाषा है सेकंड की। तो 1 सेकंड वह समय है जिसमें सीजियम परमाणु की घड़ी में 9192,631,770 बार कंपन करता है। और जो परमाणु घड़ी होती है वो 5000 सालों में सिर्फ उसमें 1 सेकंड की त्रुटि आती है, उस घड़ी के अंदर कुछ त्रुटि नहीं होती है।
तो अगर सीजियम परमाणु परमाणु घड़ी में अगर इतना बार कंपन करेगा तो वो किसके बराबर में होगा? 1 सेकंड के बराबर में होगा। और जो परमाणु की घड़ियां होती हैं उसमें त्रुटि बहुत ही नगण्य होती है, यानी कि कहने का मतलब है कि 5000 सालों में उसमें सिर्फ 1 सेकंड की ही त्रुटि आती है। तो अगर सीजियम परमाणु है वो परमाणु घड़ी में 91, 92, 63, 17, 70 बार कंपन करता है तो वो 1 सेकंड के बराबर में होता है। आपको इस प्रकार याद रख लेना, 91, 92, 63, 17, 70, 91, 92, 63, 17, 70, 91, 92, 63, 17, 70 बार अगर कंपन करता है परमाणु घड़ी में तो वो 1 सेकंड के बराबर में होता है। और ये जो परमाणु घड़ियां हैं ये इसके अंदर जो त्रुटि होती है वो बहुत ही नगण्य होती है। तो ये 1 सेकंड की परिभाषा है। बाद में बात करते हैं एम्पियर। जो एम्पियर है ये हमें पता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। एम्पियर है वो विद्युत धारा का मात्रक है। अब इसकी परिभाषा हम दे रहे हैं जो हमारे पास में एक अंतरराष्ट्रीय राशि है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे, जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे, 2 सीधे समांतर और अनंत लंबाई, यानी कि अपने पास ये 2 तार हैं, एक तार ये है और एक तार ये है, जिसकी लंबाई है अनंत। ये अनंत लंबाई के तार हैं, ठीक है, अनंत लंबाई के तार है। 1 मीटर की दूरी, इनके जो बीच की दूरी है, ये जो दूरी है ये कितनी है? 1 मीटर की है। तो 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे, 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई व नगण्य वर्ताकार परिच्छेद वाले तारों में प्रवाहित होने पर उनके मध्य प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर बल उत्पन्न करती है। यानी कि ये जो इनके बीच में कितना बल उत्पन्न करती है? 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन मीटर। तो उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। दोबारा से देखना कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी, ये 2 अपने पास सीधे समांतर धारावाही चालक तार हैं जिसकी लंबाई अनंत है और इसके बीच की दूरी है 1 मीटर, ठीक है। अगर इन दोनों के मध्य अगर इतना बल लगेगा तो वो जो अपने पास होगा वो क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। तो ये लिखा हुआ है कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे, 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई व नगण्य वर्ताकार परिच्छेद वाले तारों में प्रवाहित होने पर उनके मध्य प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणा 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर बल उत्पन्न करती है। तो उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। तो 4 परिभाषाएं हो गई हैं। अब हम जो बाकी की परिभाषाएं हैं उसके बारे में और पढ़ते हैं। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना। अब जो हम नेक्स्ट परिभाषा की बात करते हैं, 4 परिभाषाएं अपने हम पढ़ चुके हैं। अब ये अगली परिभाषा है केल्विन, यानी कि जो तापमान है अपना मूल मात्रक है, तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। तो जो केल्विन की यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है कि 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु पर, और त्रिक बिंदु वो होता है जहां पर किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं उपस्थित होती हैं, यानी कि वहां पर पदार्थ की ठोस की अवस्था, द्रव और गैस, अगर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं अगर उपस्थित हैं तो उसको हम बोलेंगे त्रिक बिंदु। तो 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु पर उष्मागतिकी ताप का 1/273.16वां भाग होता है। क्या लिखा हुआ है कि 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु पर, और त्रिक बिंदु वो होता है कि जहां पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं उपस्थित हों, और जो जल का त्रिक बिंदु होता है वो होता है 273.16 केल्विन। तो 1 केल्विन जल के त्रिक बिंदु ताप उष्मागतिकी ताप का 1/273.16वां भाग होता है, उसको हम बोलते हैं 1 केल्विन। अगर जल के त्रिक बिंदु पर उष्मागतिकी का ताप अगर इतना है तो वो 1 केल्विन के बराबर में होगा। और त्रिक बिंदु आपको बता दिया गया है कि जहां पर पदार्थ की ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं उपस्थित हो। या फिर हम इसकी दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं कि 1 केल्विन सामान्य वायुमंडलीय दाब, यानी कि 1 एटीएम, 1 केल्विन सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक
वह बर्फ के गलनांक के अंतर का 1/100वां भाग होता है। तो 1 केल्विन है वो किसके 1 केल्विन सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक वह बर्फ के गलनांक के अंतर का कौन सा भाग होता है? 1/, अगर 100वां भाग है तो वो किसके बराबर में होगा? 1 केल्विन के बराबर में होगा। यानी कि लिखा हुआ है कि 1 केल्विन सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल के क्वथनांक व बर्फ के गलनांक के अंतर का 1/100वां भाग होता है। दोनों के अंतर का 1/100वां भाग होता है 1 केल्विन। अब बात करते हैं कैंडेला। जो कैंडेला है वो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक कैंडेला कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/6000 मीटर की स्क्वायर क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता है, जबकि कृष्णिका का दाब कितना होना चाहिए? 101325 न्यूटन प्रति मीटर की स्क्वायर तथा ताप प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो। यानी कि एक कैंडेला, ये जो अपनी प्रदीपन तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और जो प्रदीपन जो तीव्रता होती है वो क्या होती है कि किसी की जैसे कि अपने पास ये दिया है, ये दिए से जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश को ही हम बोलते हैं प्रदीपन तीव्रता। उस प्रकाश किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश स्रोत की तीव्रता को ही बोला जाता है प्रदीपन तीव्रता। जैसे बल्ब से जो प्रकाश आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्रदीपन तीव्रता। किसी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश आ रहा है उसको बोला जाता है प्रदीपन तीव्रता। तो जो यहाँ पर लिखा होगा कि एक कैंडेला कृष्णिका के तल के लंबवत दिशा में उसके 1/6000 मीटर की स्क्वायर क्षेत्रफल की प्रदीपन तीव्रता है। और प्रदीपन तीव्रता वो होती है कि किसी भी प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलता है उसकी तीव्रता को बोला जाता है प्रदीपन तीव्रता। जबकि कृष्णिका का दाब, कृष्णिका का इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक बॉडी बोलते हैं कृष्णिका को। तो कृष्णिका का दाब 101325 न्यूटन प्रति मीटर की स्क्वायर तथा ताप है वो प्लेटिनम के गलनांक के बराबर हो, तो वो जो अपने आएगा वो आएगा कैंडेला। और ये जो कैंडेला है इसके बारे में हम 12th क्लास में और भी अच्छे से अध्ययन करेंगे। ये अपने 11th क्लास में आगे कोई भी काम में नहीं आने वाला है। अब बात करते हैं मोल की। जो 7वीं जो अपना मूल मात्रक है, और जो मोल है ये अपना हमें पता है किसका मात्रक होता है? पदार्थ की मात्रा। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। तो मोल क्या हो जाएगा कि 1 मोल पदार्थ की वह द्रव्यमान मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी ही है जितने की ऑक्सीजन 16 के 0.016 केजी में ऑक्सीजन परमाणु की है। यानी कि 8 और 16 के अगर इतने में ऑक्सीजन परमाणु है तो वो किसके बराबर में होगा? 1 मोल के बराबर में होगा। यानी कि 1 मोल पदार्थ की वह द्रव्यमान मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी ही है। इसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी ही है जितनी कार्बन 16 के 0.016 के जी में ऑक्सीजन परमाणु की है, तो उसको बोला जाता है 1 मोल। या फिर हम इसकी दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं, यानी कि 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें मूल अवयवों की संख्या उतनी ही है जितने की कार्बन 12 के 0.0012 के जी में कार्बन परमाणु की संख्या होती है। यानी कि कार्बन 12 में 0.0 परमाणु में जितने परमाणु की संख्या होती है वो 1 मोल के बराबर में होती है। तो ये अपने जो मूल मात्रक थे उनकी अंतरराष्ट्रीय परिभाषा है। अब जो 2 अपने बच गए हैं पूरक मात्रक, रेडियन और स्टेरेडियन, अब हम उसकी परिभाषा भी नोट कर लेते हैं। मूल मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा होने के बाद में आती है पूरक मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय परिभाषा। और जो पूरक मात्रक होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो होता है समतल कोण और दूसरा होता है ठोस कोण या फिर घन कोण। और जो समतल कोण है उसका मात्रक होता है रेडियन, और जो ठोस कोण होता है उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। तो हम सबसे पहले इस परिभाषा की बात करते हैं रेडियन, कि रेडियन की क्या परिभाषा होती है। तो यहाँ पर है कि एक रेडियन वह तलीय कोण है जो कि वर्त की त्रिज्या के बराबर चाप वर्त के केंद्र पर अंतरित करता है। यानी कि ये अपने पास एक वर्त है, ये एक वर्त है और ये है वर्त का केंद्र। अगर हम इस वर्त के ऊपर ये एक चाप काटें, इसकी वर्त की परिधि के ऊपर,
ये हमने एक चाप काट ली है और इस चाप को अगर हम वर्त के इस केंद्र से मिलाएं, इस चाप को अगर वर्त के हम केंद्र से मिलाएं, ये हमने इस केंद्र से मिला दिया है और ये जो चाप है इसको हम लिख देते हैं ds। ये चाप की लंबाई इसको हम मान लेते हैं क्या है, ds है। यानी कि ये चाप है a और इसको नाम दे देते हैं b और ये केंद्र है इसका o। तो ये जो कोण बनेगा इस चाप के द्वारा वर्त के केंद्र के ऊपर, ये जो यहाँ पर डी थीटा बन रहा है, एक सूक्ष्म कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है इसी को हम बोलते हैं समतल कोण, या फिर इसकी परिभाषा को बोलेंगे, इसका मात्रक को बोलेंगे रेडियन। यानी कि अपने पास एक वर्त है और इस वर्त में हमने एक ये चाप काट लिया है और इस चाप के द्वारा इस वर्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे स्टेरेडियन और ये इसकी त्रिज्या है r। ये इसकी त्रिज्या कितनी हो गई है, r हो गई है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक रेडियन वह तलीय कोण है जो वर्त की त्रिज्या के बराबर चाप वर्त के केंद्र पर अंतरित करता है, वर्त के केंद्र के ऊपर अंतरित करता है। और जो कोण है डी थीटा, उसका फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या। जो कोण का फॉर्मूला होता है वो चाप बटे त्रिज्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो डी थीटा इक्वल टू लिख दिया है चाप बटे त्रिज्या। तो डी थीटा इक्वल टू चाप, यहाँ पर चाप हमने लिया है ds, तो ये लिख दिया है ds और त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पर कितनी है, r है। तो जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा इसका डी थीटा इक्वल टू ds अपॉन डी आर। यह है इसका फॉर्मूला। यानी कि चाप कोण कोण होता है चाप बटे त्रिज्या और ये इसकी रेडियन है, कोण का मात्रक होता है रेडियन। ये समतल कोण कह दो या फिर कोण अकेला भी हम नाम ले सकते हैं, उसका मात्रक आएगा रेडियन। अगर हम इसके केंद्र के ऊपर देखें कंप्लीट कोण कितना बनेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो पूरे का क्षेत्रफल हम लगा देंगे, सॉरी वर्त की हम परिधि लगा देंगे। तो वर्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r। तो ds इक्वल टू कितना जाएगा 2 पाई r बटे r। तो r से r कैंसिल। तो यहाँ पर जो इसके केंद्र के ऊपर जो कंप्लीट परिधि के द्वारा जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा 2 पाई बनेगा। क्योंकि हमें पता है जो वर्त है, ये वर्त है, इस ये जो चाप है वर्त की परिधि के ऊपर स्थित है। अगर हम कंप्लीट कोण अगर निकालना चाहें तो वर्त की परिधि हमें पता है वर्त की परिधि होती है 2 पाई r। तो 2 पाई r अपॉन r, r से r कैंसिल, तो कंप्लीट कोण इसके जो केंद्र पर बनेगा वर्त के द्वारा वो बनेगा 2 पाई और इसका मात्रक होता है रेडियन। तो 2 पाई रेडियन। तो एक तो आपको ये पता होना चाहिए। और जो एक रेडियन है, एक रेडियन है वो किसके बराबर में होता है 180 बटे पाई डिग्री के। या फिर हम इसको लिख सकते हैं एक रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये रेडियन और डिग्री में संबंध होता है। एक रेडियन इक्वल टू होता है 180 बटा पाई डिग्री या फिर एक रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो इस प्रकार से हम रेडियन की परिभाषा लिख सकते हैं कि एक रेडियन वह तलीय कोण है जो कि वर्त की त्रिज्या के बराबर चाप वर्त के केंद्र पर अंतरित करता है। तो ये अपना एक वर्त है और इस वर्त की परिधि के ऊपर हमने एक चाप ले लिया है ए और बी, जिसको नाम दिया हमने ds। और ये जो चाप ए और बी के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा उसी को हम बोलेंगे समतल कोण। और जो फॉर्मूला होता है कोण का वो होता है चाप बटे त्रिज्या। तो डी थीटा इक्वल टू हमने चाप लिया है ds अपॉन r। अगर हम इसके केंद्र के ऊपर कंप्लीट कोण देखें तो वर्त की परिधि होती है 2 पाई r अपॉन r, r से r कैंसिल, तो 2 पाई रेडियन। एक रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई डिग्री या फिर एक रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। अब जो दूसरी परिभाषा है इसमें है वो है स्टेरेडियन। तो स्टेरेडियन लिखा हुआ यहाँ पर कि एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो कि गोले के पृष्ठ का एक भाग जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। तो ये अपने पास एक गोला है। देना सबसे पहले आपको वर्त और गोले में फर्क है वो पता होना चाहिए। ये है वर्त और ये है गोला। जो वर्त होता है, ये जो वर्त है इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने मान लिया कि हमारे पास में कोई तार है। अगर हम इस तार के दोनों सिरों को पकड़कर इस प्रकार से अगर आकृति हम घुमा दें तो इस प्रकार से जो वर्ताकार अपना भाग बनेगा
उसको हम बोलेंगे वर्त। और इस वर्त का आयतन नहीं होता है, वर्त का केवल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। वर्त के अंदर हम किसी चीज को रख नहीं सकते हैं क्योंकि इसका आयतन नहीं होता है, बल्कि इसका केवल क्षेत्रफल ही होता है। जबकि हम गोले की बात करें तो जो फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, वो जो आकृति होती है वो गोले की होती है, और गोले का आयतन होता है एक निश्चित, गोले का आयतन भी होता है, इसके अंदर हम कुछ चीज रख सकते हैं। तो ये अपने पास एक गोला है और ये वर्त है। तो यहाँ पर है कि एक स्टेरेडियन वह ठोस कोण है जो कि गोले के पृष्ठ का एक भाग, ये गोले के पृष्ठ का हमने एक भाग ले लिया है, और ये इसका है केंद्र। इस केंद्र को नाम हमने दे दिया है O, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। ये अगर कोण यहाँ पर बनेगा और जो ये कोण बनेगा यहाँ पर, उसको हम बोलेंगे घन कोण, जिसको हम लिखते हैं डी ओमेगा से, इसको बोला जाता है घन कोण। तो ये जीरो, सॉरी, ये बिंदु O है, यहाँ पर बिंदु B, और ये है त्रिज्या R, इसको लिखते हैं डी ओमेगा से। तो ये हो गया है डी ओमेगा, जिसका हम लिखेंगे घन कोण, जिसको हम बोलते हैं। और इसको, ये जो गोला होता है, इसमें हमने एक भाग हमने इसका मान लिया है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, dA है, जिसका क्षेत्रफल हम कितना मान लिया है, dA। तो इसका फॉर्मूला होता है dA अपॉन R की स्क्वायर, या फिर डी ओमेगा इक्वल टू करेंगे कंप्लीट, अगर हम क्षेत्रफल निकालें तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई R की स्क्वायर और अपॉन R की स्क्वायर। तो R की स्क्वायर से R की स्क्वायर कैंसिल, डी ओमेगा इक्वल टू कितना आ गया है, 4 पाई स्टेरेडियन। यानी कि इस गोले के द्वारा इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा वो बनेगा 4 पाई स्टेरेडियन। तो डी ओमेगा इक्वल टू आ गया 4 पाई स्टेरेडियन, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बटा त्रिज्या की स्क्वायर। क्षेत्रफल डी और त्रिज्या कितनी है, आर, तो आर की स्क्वायर। क्षेत्र अगर कंप्लीट के लिए निकालें तो कंप्लीट हमें वर्ग का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, जिसका मान होता है 4 पाई आर की स्क्वायर अपॉन आर की स्क्वायर। आर की स्क्वायर से आर की स्क्वायर कैंसिल, तो डी ओमेगा इक्वल टू आ गया 4 पाई। तो जो वर्त स्टेरेडियन है वो कंप्लीट कोण इसके वर्त के केंद्र पर बनेगा, वो बनेगा 4 पाई, जबकि गोले के लिए वर्त के लिए कितना बनता है, 2 पाई बनता है। तो इसकी सारी की सारी परिभाषाएं हमने पढ़ ली हैं, मूल मात्रकों की और पूरक मात्रकों की। अब कुछ अन्य मात्रक और आते हैं, उसके बारे में तरीके से पढ़ ली है मूल मात्रकों की। तो और जो 7 मूल मात्रक थे उसकी परिभाषा हमने पढ़ी, और 2 पूरक मात्रकों की उसकी परिभाषाएं हमने पढ़ी। अब जो अपने मात्रक आते हैं, जैसे कि लंबाई के अन्य छोटे मात्रक भी होते हैं, बड़े मात्रक भी होते हैं, समय के कुछ और भी मात्रक होते हैं, जो सीजीएस, एमके और एसआई के सिवा कुछ और भी मात्रक होते हैं, इनके छोटे मात्रक या फिर बड़े, वो अब हम यहाँ पर करते हैं। जैसे कि पहले बात करते हैं लंबाई की। लंबाई के मात्रक, सबसे पहले हम लंबाई के छोटे मात्रकों की बात करते हैं। छोटे मात्रक लंबाई के, तो 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर। और 1 माइक्रोमीटर बराबर 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर। इनको भी याद रखने हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो छोटे मात्रक को ही हम काम में लेंगे। तो 1 मिलीमीटर बराबर 10 की पावर -3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 की पावर -6 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। और
एक पिकोमीटर बराबर, एक पिकोमीटर वो होता है 10 की पावर माइनस 12 मीटर के बराबर, और एक होता है फर्मी, या फिर हम इसको फेमटोमीटर भी बोलते हैं, फेमटोमीटर। तो जो एक फेमटोमीटर बराबर होता है वो होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर के बराबर। ये लंबाई के हैं छोटे मात्रक हैं। एक सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 2 मीटर, एक मिलीमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 3 मीटर, एक माइक्रोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 6 मीटर, एक नैनोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 9 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर, एक पिकोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 12 मीटर, एक फर्मी या फिर हम इसको फेमटोमीटर भी बोलते हैं वो होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। या फिर लंबाई का जो बड़े मात्रक है वो भी होते हैं, जैसे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। यानी कि प्रकाश वर्ष का मतलब होता है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में कितनी दूरी तय की जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लंबाई के मात्रक हैं, ये जो हम गणना करेंगे उसमें गणना में हमारे काम आएंगे। अब हम बात करते हैं कुछ और मात्रकों की। अब हम कुछ समय के मात्रक हैं, उस समय के मात्रकों के बारे में भी बात कर लेते हैं। समय के मात्रक, अगर हम छोटे मात्रक की बात करें समय के, अगर हम समय के छोटे मात्रकों की बात करें, जैसे कि एक मिली सेकेंड, एक मिली सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड। अगर हम बात करें एक माइक्रो सेकेंड की, तो एक माइक्रो सेकेंड बराबर कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 6 सेकेंड। अगर हम बात करें एक नैनो सेकेंड की, एक नैनो सेकेंड तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 9 सेकेंड। अगर हम बात करें एक पिको सेकेंड की, एक पिको सेकेंड तो वो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 12 सेकेंड। तो ये समय के छोटे मात्रक हैं। एक मिली सेकेंड बराबर होते हैं 10 की पावर माइनस 3 सेकेंड, एक माइक्रो सेकेंड बराबर 10 की पावर माइनस 6 सेकेंड, एक नैनो सेकेंड बराबर 10 की पावर माइनस 9 सेकेंड, एक पिको सेकेंड बराबर 10 की पावर माइनस 12 सेकेंड। या फिर हमें यह भी पता है एक मिनट है, एक मिनट बराबर क्या होते हैं 60 सेकंड होते हैं। एक घंटे की अगर हम बात करें तो कितने हो जाएंगे 3600 सेकंड। अगर हम एक दिन की बात करें तो 24 गुणा 60 गुणा 60 तो ये हो जाएगा 84,600 सेकंड। इस प्रकार से हम समय के मात्रक भी नोट कर सकते हैं। और ये जो सारे के सारे मात्रक हैं, ये अब हम जो आगे गणना करेंगे, आगे कैलकुलेशन करेंगे आंकी क्वेश्चन में, तब हम इन्हीं मात्रकों को काम में लेंगे। तो एक मिली सेकेंड माइनस 3, माइक्रो माइनस 6, नैनो माइनस 9, पिको माइनस 12, एक मिनट में 60 सेकंड, एक घंटे में 3600, एक दिन में हो गए हैं 84,600 सेकंड। अब हम बात करते हैं, ये तो अपने पास हो गए हैं लंबाई और समय। जो अपने पास ऐसा ही पद्धति है, ऐसा ही पद्धति में एक तो मूल मात्रक होते हैं और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे व्युत्पन्न मात्रक की। तो आप हेडिंग क्या लगाओगे इसमें, व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। एक नंबर तो था अपना मूल मात्रक जो 7 होते हैं,
अब दूसरा मूल व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों से उत्पन्न किए जाते हैं तथा जो स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो ये इसकी आप परिभाषा क्या लिखोगे कि ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से उत्पन्न किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब देना व्युत्पन्न मात्रक हम किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे कि हम ये ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, अपना क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब क्षेत्रफल लंबाई की मात्रक हमें पता है ये होता है मीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी कितना होता है, मीटर होता है। तो क्षेत्रफल का जो मात्रक आ गया वो क्या आ गया, मीटर की स्क्वायर। या फिर हम इसकी दूसरी परिभाषा दे सकते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक को हम मूल मात्रकों की घातों के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे कि मूल मात्रक था अपना लंबाई है, एक मूल मात्रक है, इसकी घात आगे है जो किसको बता रही है, व्युत्पन्न मात्रक को बताती है। तो क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न मात्रक है जो किस पर निर्भर करता है, मूल मात्रक के ऊपर निर्भर करता है। तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, इसका मात्रक आ गया मीटर की स्क्वायर। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें आयतन की, तो जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का जो मात्रक है वो भी होता है मीटर, और चौड़ाई का मात्रक भी होता है मीटर, और ऊंचाई का मात्रक भी क्या होता है, मीटर। तो इसका जो मात्रक आ जाएगा आयतन का वो आ जाएगा मीटर की पावर 3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मीटर का मात्रक भी लिख सकते हैं। जैसे कि हम और एक मात्रक और लिख के दिखाएं आपको। जैसे कि हम ये मान लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है चाल, या फिर हम मान लेते हैं दूरी। तो दूरी अपने होती है चाल गुणा समय, दूरी होती है चाल गुणा समय। या फिर यहां से हम चाल निकाल सकते हैं, तो चाल हो गई दूरी बटा समय। अगर हम चाल का मात्रक निकालें तो किस प्रकार से निकालेंगे, चाल दूरी का मात्रक क्या होता है, दूरी एक तरफ से दूरी का मात्रक हुआ है मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो जो चाल का मात्रक अपने पास आ गया वो आ गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से हम चाल का मात्रक भी दे सकते हैं। जैसे कि और दूसरे मात्रक की अगर हम बात करें, अगर हम त्वरण की बात करें, तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। तो हमें किसकी विमा पता होनी चाहिए, सॉरी किसका मात्रक पता होना चाहिए, वेग का मात्रक पता होना चाहिए। अगर हम वेग का मात्रक हमें पता होगा तभी हम किसका मात्रक निकाल सकते हैं, त्वरण का मात्रक निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर है वेग, तो चाल या फिर वेग, चाल का मात्रक कितना है, मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मीटर प्रति सेकंड, और समय का कितना है, सेकंड। तो जो त्वरण का कितना आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर। यह त्वरण का मात्रक हो गया है। इस प्रकार से हम बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक है वो दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मूल मात्रक जो 7 है, 7 के सिवा जो बाकी के मात्रक रह गए हैं वो व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस प्रकार से अपना ये टॉपिक यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आज हमने ये 2-3 टॉपिक किए हैं। पहला टॉपिक हमने क्या था कि मूल मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय परिभाषाएं। तो मूल मात्रक वो 7 होते हैं। एक तो होता है लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और तापमान। इनके सातों के हमने मात्रक भी पढ़े थे, 7 राशियों के। और 7 राशियों की जो परिभाषाएं हमने, मीटर की परिभाषा भी हमने पढ़ी है, एम्पेयर की भी पढ़ी है, हमने द्रव्यमान की भी पढ़ी है, और कैंडेला की भी हमने परिभाषा पढ़ी है, केल्विन की भी हमने यहाँ पर पढ़ी है। ये सारी की सारी परिभाषाएं आती हैं मूल मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय परिभाषाओं में। अब जो दूसरा टॉपिक हमने किया था वो क्या था, पूरक मात्रकों की परिभाषा। तो रेडियन और स्टेरेडियन की दोनों परिभाषाएं हमने यहाँ पर लिखी थी। अब इनके सिवा कुछ और भी मात्रक होते हैं, जैसे कि लंबाई का कुछ और मात्रक होता है, और समय का भी कुछ इनके सिवा अलग से मात्रक होते हैं। तो लंबाई के हमने कुछ छोटे मात्रक और कुछ बड़े मात्रक पढ़े थे, समय के भी कुछ छोटे और बड़े मात्रक यहाँ पर हमने पढ़े थे।
अब जो मूल मात्रक खत्म होने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि वो मात्रक है जो मूल मात्रकों पर ही निर्भर करते हैं या फिर मूल मात्रकों से ही उत्पन्न होते हैं, उसको हम बोलते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक बहुत सारे होते हैं, यानी कि मूल मात्रकों के सिवा जो बाकी के जो दाब हो गया है, चाल हो गया है, घनत्व हो गया है, प्रत्यास्थता गुणांक हो गया है, कार्य हो गया है, शक्ति हो गई है, ऊर्जा हो गई है, जो बाकी के जो सारे के सारे जो अपने पास राशियां बचेंगी और उनके जो मात्रक आएंगे वो व्युत्पन्न मात्रक की श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये अपना आज का टॉपिक था, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे वो करेंगे त्रुटियों के बारे में, जो इस चैप्टर का अच्छा टॉपिक रहेगा। अगर आपको ये अच्छा समझ में आ रहा है तो कृपया करके आप लाइक कर देना, अगर नहीं समझ में आए तो अनलाइक कर देना, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स अपना जरूर देना है।